इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि यू आर प्रोवाइडिंग equal chance of getting selection to everyone, especially for employment. कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं आप सारों को विदाउट कंसिडरिंग देयर रेस, विदाउट कंसिडरिंग देयर एज, विदाउट कंसिडरिंग देयर जेंडर, विदाउट कंसिडरिंग देयर रिलीजन एंड देयर कल्चर, आप उनको अलाउ कर रहे होते हैं टू अप्लाई सम डेजिग्नेशन जो कि आपने हाईलाइट की है या जिस जो आपने पब्लिकली अनाउंस की है, जिसका एड आपने किसी भी तरीके तरह के मीडिया में दिया है, जिसके बारे में आपने पब्लिक को इन्फॉर्म किया है कि आपके यहाँ इन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली एक जॉब जो है वो वेकेंट है, जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एक इंडिविजुअल चाहिए। तो एवरीवन शुड बी प्रोवाइडेड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे डाइवर्स डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वैरायटी होती है वहाँ पे लोगों की, वैरायटी इन देयर, वैरायटी ऑफ देयर स्किल्स, वैरायटी ऑफ देयर कल्चर्स, वैरायटी ऑफ जेंडर, एज, रिलीजन। तो हर तरह के लोग जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं किसके, उन इंडिविजुअल्स के हु आर वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और अपने अपने लेवल पे वो अपनी अपनी जॉब ड्यूटीज़ को जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा होगा। तो डाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द वैरायटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेमोग्राफिक फीचर्स दैट करेक्टराइज अ कंपनीज वर्कफोर्स, particularly in the term of race, gender, culture, नेशनल ओरिजिन, हैंडीकैप, एज एंड रिलीजन। के आप एक कंपनी के अंदर जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं एम्प्लॉयज़ के, उनकी वैरायटी को देख सकते हैं, या उनकी वैरायटी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और वैरायटी उनमें डेमोग्राफिक फीचर्स की बेस पे आएगी, और डेमोग्राफिक फीचर्स में उनकी एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, उनका रिलीजन, उनका जो है वो हैंडीकैप हो सकते हैं, वो कोई किसी का बाजू नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, या कुछ भी। और इसी तरीके से उनके कल्चरल डिफरेंसेस एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सिंध से आने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कल्चर एक डिफरेंट तरह का होता है, पंजाबी कल्चर कुछ डिफरेंट तरह का होता है, केपीके का डिफरेंट है। अगर हम सूबाई कल्चर की बात करें तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो अगर इस्लामाबाद में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब का कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, क्योंकि वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं। अब इसमें उनके जेंडर भी जैसे फीमेल मेल हो सकते हैं, और अब अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कभी तो ट्रांसजेंडर जो कि शी मेल होते हैं, जो कि फुली या कंप्लीटली मेल या फीमेल नहीं होते हैं, अब उनके लिए भी वैकेंसीज आना शुरू हो गई हैं। और वो एक और स्टेप है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ, कि आप विदाउट कंसिडरिंग देयर जेंडर उनको इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको चांस दे रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट का। इसी तरीके से कोई जो है वो कौन सी उस किस रेस से वो बिलोंग करता है, अगर तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, वो जो नस्ली इम्तियाज़ है या नस्ली फ़र्क है, जो रेसिज्म है वो कंपनीज के अंदर मौजूद होता है, या डिफरेंट रेसेस से आए हुए लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो अगेन वो एक वैरायटी ऑफ रेस हो सकता है। फिर इसी तरीके से नेशनल ओरिजिन डिफरेंट होता है, कि आप कहाँ से किस सूबे से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। हर हर कंट्री का, जैसे यूके अमेरिकन कोई सिटीज़न है तो उसका रहने सहने का अंदाज, उसके जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। और जो
एक सऊदी अरेबियन कल्चर से बिलॉन्ग करता है, उसके डूज़ एंड डोंट्स, उसका जो एथिकल स्टैंडर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। और पाकिस्तानी जो है वो 50-50% दोनों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, तो उसका एक एथिकल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होगा। कुछ एरियाज़ में पाकिस्तानी नेशनल जो है वो ब्रॉड माइंडेड होगा, और कुछ में वो नैरो माइंडेड या कंजर्वेटिव थिंकिंग का मालिक होगा। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होता है, वर्किंग एक्सपीरियंस, उनकी स्किल डिफरेंट होती है, तो डाइवर्सिटी स्किल्स और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन में भी होती है। लेकिन उसमें फ़र्क की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रोवाइड करना टू एवरीवन जो है उसमें कोई इशू या ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई मास्टर डिग्री होल्डर है या अगर कोई एमफिल है, अगर कोई पीएचडी है, तो उसका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, तो उसके लिए जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो उसके लिए अगर एमफिल रिक्वायर्ड है एक वैकेंसी के लिए, एक जॉब के लिए, तो एमफिल इन सीएस या एमएस इन सीएस जो है वो सारे लोग जो हैं उनको वहाँ पे एलिजिबल समझा जाना चाहिए और उन सबको चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी जो हैं उन्हीं को ऑफर किया जाए, या सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको सिर्फ जॉब ऑफर की जानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ एक रिलीजन की बेस पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अ, अभी कोई चंद एक ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते नज़र आएंगे, वरना ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का ही राज है। सारे मुस्लिम्स ही होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें मुस्लिम्स नहीं होते हैं, और वो जॉब किस नेचर की हैं वो आपको पता है कि जो मुसलमान करना काम करना पसंद नहीं करते उनके लिए क्रिश्चियंस और बाकी लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, तो अगेन वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? एम्स टू ensure that anyone, regardless of race, color, disability, gender, religion, national origin, or age, has an equal opportunity based on his or her qualification. Qualification again एक वो मैचिंग स्किल्स हैं टू परफॉर्म अ सेट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशन के अलावा कोई अगर ऐसा हो कि सपोज इंजीनियरिंग का टीचर आपको चाहिए या किसी भी डिसिप्लिन का टीचर आपको चाहिए, तो टीचर के लिए अगर कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ है तो आप उसको एलिजिबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसने वो डिग्री ले रखी है, वो बोल सकता है, उसके बोलने में कोई इशू नहीं है, वो समझा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो टीचिंग जॉब के लिए ही कैन बी एन अप्रोप्रिएट पर्सन, तो उसको इक्वली कंसिडर किया जाना चाहिए जितना कि एक नॉर्मल इंसान विद द सेम क्वालिफिकेशन उसको चांस दिया जाएगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो डाइवर्सिटी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकती है, क्योंकि उसके लिए फिर जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उनमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वेरी कर रहा होता है। लेकिन जो बाकी डेमोग्राफिक फीचर्स हैं, ये याद रखना है कि जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं जो कि बुनियादी चीज़ें हमें सामने अपीयरेंस में कह लें या कल्चर में कह लें या एज में कह लें, अगेन इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज़ द मेजर इशू। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी इंडिविजुअल को किसी एक ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से अम, जो एक फेयर ट्रीटमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। जैसे बात होती है कि अगर ओवरऑल हम देखें डिस्क्रिमिनेशन में कि नर्सिंग फील्ड में ज़्यादा फीमेल्स को प्रेफर किया जाता है और फीमेल्स ही नर्सेज देखने में आती हैं। तो ये अगेन एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये समझा जाता है
कि फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा केयरिंग होती हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो वो लोगों के दुख दर्द को, उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हुए ऐसी जो नर्सिंग वाली ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से फुलफ़िल कर सकती हैं, और एक बंदे की जो रिकवरी है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन फीमेल नर्सेज़ का हो सकता है। इसलिए फीमेल्स के लिए एक नर्सिंग प्रोफ़ेशन फिट समझा जाता है। तो अब इसमें क्या है, मेल को फिट नहीं समझा जाता। मेल की क्या रीज़न है, या उसको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा होता है कि वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है, इमोशनली वो काफ़ी मैच्योर और काफ़ी स्टेबल होता है। किसी के इमोशंस, किसी की सेंसिटिविटी का मेल के ऊपर उतना असर नहीं होता जितना कि फीमेल के ऊपर होता है। या केयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो केयरिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल वो ज़्यादा होता है एक मेल। तो इसलिए ही इज़ नॉट सूटेबल फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। इसी तरीके से एक परसेप्शन है कि मैनेजेरियल लेवल की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके लिए मैच्योर लेवल के डिसीजंस लेना पड़ते हैं, एक्सपोज़र ज़्यादा होना चाहिए, और जो वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें हर पॉसिबल रिस्क को कंसिडर करते हुए एक अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना चाहिए। तो उसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में ब्रॉट अप ऐसे होता है बच्चों का कि फीमेल्स को घरदारी सिखाई जाती है, उसको लिमिटेड बजट में रहना सिखाया जाता है, उसको कई चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना सिखाया जाता है। उसका इंटरेक्शन, उसका एक्सपोज़र टू मल्टीपल एक्सटर्नल सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि वो घर के अंदर ज़्यादा टाइम गुज़ारती है। तो उसके ब्रॉट अप में वो एक्सपोज़र या वो मैच्योरिटी नहीं आती है जो कि एक मेल के अंदर आती है, क्योंकि मेल का ब्रॉट अप डिफरेंट होता है। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि अगर सिस्टर्स के साथ वो मार्केट जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो ही इज़ सपोज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज सिस्टर। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उसकी सिस्टर के साथ कोई मिसहैप होता है तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो वो उसको टेक केयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, और उसको लगता है कि ठीक है, और घर में काफ़ी हद तक मेल की बात मानी जाती है। अब कल्चर काफ़ी चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी एरियाज़ में यही कल्चर एग्ज़िस्ट करता है कि बच्चों की ब्रॉट अप में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़रेंस की वजह से जब बच्चा मैच्योर होता है, मेल और फीमेल उनके जो कैपेसिटीज़ हैं, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्योंकि फीमेल्स को टोटली इस तरीके से सिखाया जाता है कि अगले घर जाके वो घरदारी और रिलेशनशिप्स को देखेगी। लेकिन मेल के अंदर ये चीज़ नहीं होती, मेल के अंदर एक डोमिनेंट पावर जो है वो पैदा की जाती है। वरना नेचुरली हर बच्चा मेल है या फीमेल है वो एक ही जैसा बिहेव करता है। लर्निंग ये बताएगी या डिसाइड करेगी कि एक मेल क्या कर सकता है और एक फीमेल क्या कर सकती है। तो सोसाइटल इश्यूज़ की वजह से फीमेल्स को घरदारी के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हुए उनकी अपब्रिंगिंग वैसे की जाती है, और मेल को सोर्स ऑफ इनकम या एक इनकम अर्नर की हैसियत से ट्रेनिंग दी जाती है, और उसको एक अथॉरिटेटिव और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में जो है वो पाला जाता है, और फिर वही चीज़ें उसके अंदर आती हैं, और इसी तरीके से वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। लेकिन फीमेल्स आर नॉट सपोज टू टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। इवन घर से बाहर किसी फ्रेंड के यहाँ भी जाना है तो यही कहा जाएगा कि फादर या ब्रदर के साथ जाएंगे, और अगर वो अलाउ करेंगे तो जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग भी फीमेल के अंदर डेवलप ही नहीं की जाती है। रीज़न इसकी शायद यही होती है कि इन लॉज में उनको एडजस्ट होना पड़े, क्योंकि वहाँ पे उनकी नहीं चलेगी, जो भी रीज़न है। लेकिन ब्रॉट अप डिफरेंट होने की वजह से उनकी जो एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट तरीके से, अब जो बच्चे को जो सिखाया जाएगा वो वैसा ही सीखेगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी आ रही होती है, और फिर समझा ये जाता है कि जो मैनेजेरियल लेवल की डेजिग्नेशन है या अथॉरिटेटिव लेवल की, वहाँ पे फीमेल्स आर नॉट सपोर्ट टू बी गुड डिसीजन मेकर। वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को या 1-2 एस्पेक्ट को देखते हुए वो डिसाइड कर सकती हैं, या इमोशनली वो सेंसिटिव होती हैं, तो दूसरों की मजबूरियों को समझते हुए हो सकता है वो ऑर्गेनाइज़ेशन की बेटरमेंट के लिए डिसीज़न ना ले सकें। लेकिन मेल जो है उन्होंने
ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो बाकियों के इमोशंस, बाकियों के सेंसिटिविटी और बाकियों के प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए मेल्स आर सपोज टू बी गुड डिसीजन मेकर, और दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उनको मैनेजेरियल लेवल की डेजिग्नेशंस ऑफर की जाती हैं। फीमेल्स बहुत चंद एक ऐसी होती हैं जिनको मैनेजेरियल लेवल पे प्रमोट किया जाता है, अदरवाइज उनकी ऐसी कोई प्रमोशंस नहीं होती हैं। तो ये थी ओवरऑल स्टोरी। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, और कैसे वो एम्प्लॉयमेंट लॉ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसमें एक मेजर फैक्टर है, दैट इज एज डिस्क्रिमिनेशन, के एज की बेस पे यू आर ट्रीटिंग एन एप्लीकेंट और एन एम्प्लॉय लेस फेवरेबली बिकॉज ऑफ हिज और हर एज, कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो बाकियों के बराबर उस एम्प्लॉय के साथ नहीं है जिसकी एज ज़्यादा होगी या जिसकी एज कम होगी। फिर अब जितने सीनियर्स होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, जो जूनियर्स होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ यहाँ पे जो एवरेज एज है दैट इज 60 to 65 या 70। तो 60 ईयर्स की एज में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है, थिंकिंग दैट के नाउ दे आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट एनी मोर, उनकी कैपेसिटीज अब वो नहीं रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे दें। या फिर ऐसा होता है कि ओवर 60 एज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फिर रिटायरमेंट के बाद उनको कंसल्टेंसी ग्रुप का मेंबर बना दिया जाता है, या क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो एम्प्लॉयज़ जो 25-30 साल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करते रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज की नो हाउ इतनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट के लिए कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो उनको फिर कंसल्टेंसी ग्रुप में डाल दिया जाता है या कंसल्टेंट बना दिया जाता है। इसी तरीके से जो 60 प्लस एज है उनको ऐसी जॉब्स ऑफर की जाती हैं, जैसे वो जितने भी जॉब एड्स देखो, चौकीदार हो गया या कोई माली हो गया, और इस टाइप की जो लो पेड जॉब्स हैं जिसमें कि इतनी एफर्ट्स भी नहीं लगती हैं, वो उनको ऑफर की जा रही होती हैं ड्यू टू देयर एज फैक्टर। और इसी तरीके से जो यंग एज है उनको ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल की जॉब्स ऑफर की जाती हैं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जिसमें स्किल वैरायटी ऑफ स्किल्स यूज़ हो रही होती हैं। वो इस वजह से कि उस एज में पीपल आर मोर एनर्जेटिक एंड दे आर एम्बिशियस अबाउट देयर करियर, तो वो ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, इसलिए उनको हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब्स ऑफर की जाती हैं। तो एज डिस्क्रिमिनेशन जो है ये इसकी वजह से फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं हो रही होती है कि 60 प्लस है या जो जिस भी लेवल की एज है, आप उस किसी भी एक वैकेंसी में या वैकेंसी के लिए खुद को एलिजिबल ठहरा सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एज की ओवर एज की वजह से लोगों को उस जॉब पे एलिजिबल नहीं समझा जाता। या जैसे कुछ इंटर्नीज होते हैं अब, या मैनेजमेंट एग्जेक्टिव्स होते हैं जो इनिशियल लेवल की जॉब्स होती हैं, उनके लिए एज लिमिट जो रखी जाती है दैट इज़ 18 to 25। उसका मकसद क्या होता है कि इस जॉब के ये एज ग्रुप जो है ये लर्न करने की कैपेसिटी रखता है, और ये लोग सीखना चाह रहे होते हैं, और अभी कोई एक्सपीरियंस एज सच इनका नहीं होता, तो इनको जिस तरीके से मोल्ड किया जाएगा, जो जितने भी काम आप इनसे करवाएंगे लर्निंग पर्सपेक्टिव से, ये आपको ना नहीं कह पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ख्वाहिश करेंगे। इसलिए फिर ये वाली एज ब्रैकेट एग्जेक्टिव्स के लिए या जो इंटर्नीज हैं उनके लिए रखी जाती है। इसी तरह अब ट्रीटमेंट जहाँ जहाँ डिफरेंट आता है ड्यू टू एज डिस्क्रिमिनेशन, वो है हायरिंग में, फायरिंग में। जैसे बात हुई कि हायरिंग के वक्त आप एक एज लिमिट देते हैं कि इस 18 to 25 वाले लोगों को आप हायर कर रहे हैं, या 30 और +5 years आप एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, उससे ज़्यादा
या फिर मैक्सिमम 40 से अबव आप एज नहीं उसमें अलाउ कर रहे होते हैं किसी भी कैंडिडेट की। इसी तरीके से 60 ईयर्स जैसे ही एज होती जाती है उन लोगों को रिटायरमेंट या उनको गोल्डन हैंडशेक करते हुए उनको बिफोर रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट्स होती हैं वो दे दी जाती हैं, कि उनका एज फैक्टर ऐसा है कि अब वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पेमेंट भी उनकी जो भी अगर तो उनके जैसे मैंने पहले कहा कि लेस कॉम्प्लेक्स या जो कि इतनी ज़्यादा जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं ऐसी जॉब्स ओवर एज्ड एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र की जाती हैं और अकॉर्डिंगली उनका पे पैकेज भी बहुत कम होता है। जॉब असाइनमेंट्स भी ऐसी कि जो 25 से 40 तक की एज की रिक्वायरमेंट जिन जॉब्स के लिए होती है, उनमें स्किल ऑफ वैरायटी ऑफ स्किल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और ज़्यादा उसमें क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स नेचर की असाइनमेंट्स उनको परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। इसी तरीके से प्रमोशन के लिए भी एज का एक है कि जैसे गवर्नमेंट में ये होता है कि इफ़ यू आर अ डेडिकेटेड परफॉर्मर and you are performing your job up to the mark, even then you will not be given a chance to get promotion. रीज़न क्या है कि आपसे सीनियर जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों से सर्व कर रहे हैं, दे विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन। उनको एलिजिबल समझा जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काफ़ी लंबा टाइम कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसलिए दे डिज़र्व कि उनको प्रमोट किया जाए। तो इसी तरह से ले ऑफ किया जाता है समटाइम्स, जो कि एज की वजह से या तो जो ओवर एज हो जाते हैं उन सारे ही लोगों को आप निकाल देते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कि एक एज ग्रुप के लोग काम कर रहे हो आप उनको निकाल देते हैं कि फिजिकली यू आर कंसिडरिंग नाउ कि अब दे आर नॉट केपेबल इनफ टू परफॉर्म द मेंशन ड्यूटीज। फिर इसी तरीके से ट्रेनिंग जो है वो सपोज कोई 18 से 25 साल का अगर एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर जो ट्रेनिंग होगी वो आप एडवांस लेवल की ट्रेनिंग नहीं देंगे उसको, बेसिक लेवल की ट्रेनिंग देंगे क्योंकि उसकी लर्निंग फेज है। अभी उसके सामने एज पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो आप उसको मैक्सिमम ट्रेनिंग कभी नहीं देंगे कि वो आपसे सीख के किसी हाईली पेड जगह पे चला जाए और वहाँ पे सर्व करना स्टार्ट कर दे। इसी तरीके से बेनिफिट्स और जो बाकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं वो भी वेरी कर रही होती हैं बेस्ड ऑन एज discrimination. Then there comes another type of discrimination, that is disability. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो यू मे आस्क, अदरवाइज फिर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ। अच्छा, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि इट अकर्स व्हेन a covered employer or other entity treats an applicant or employee less favorably because he or she has a history of a disability। ठीक है, और इसमें परसेप्शन क्या होती है कि यू बिलीव दैट वो जो फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है उसकी वजह से द पर्सन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बात हो रही है, आप सारी तरह के डिस्क्रिमिनेशन में देखेंगे कि एप्लीकेंट और एम्प्लॉय लिखा हुआ है, मतलब ये कि जब आप जॉब्स अनाउंस करते हैं उस वक्त भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं या कर सकते हैं। प्लस ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जो कि वहाँ पे करंटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनमें भी आप डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर आप एग्जिबिट कर रहे होते हैं या उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज आपने बना रखी होती हैं। तो डिसेबिलिटी में यही है कि फिजिकली कोई अगर काम कर रहा है, जैसे आर्मी में होता है, अगर किसी का बाजू या टांग या आंख कोई भी अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी कोई माजूरी उसके अंदर आती है तो उसको उस जॉब से निकाल दिया जाता है, थिंकिंग दैट कि अब वो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिजिकली फिट नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई
कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट अगर कोई डेटाबेस पे सपोज काम कर रहा है और वो कंप्यूटर के साथ एक्सपोज रहने की वजह से अगर उसकी आई साइट इतनी वीक हो जाती है कि उसको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन केपेबल नहीं समझेगी उन जॉब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अब वो उस काम को परफॉर्म करने के लिए केपेबल रहा नहीं है। अब वो उस तरह के काम करने के लिए उसको दिक्कत हो रही होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इसलिए फिर उसको या तो उससे हट के कोई जॉब ऐसी ऑफ़र कर दी जाती है जो कि वो परफ़ॉर्म कर ले और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफ़िल करता रहे, या फिर अगर वो कोई भी जॉब उसके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन में ना हो, तो फिर उसको एक लमसम अमाउंट पे करके गुड बाय कह दिया जाता है। तो डिसेबिलिटी की वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, या फिर आप एम्प्लॉयज़ को हायर ही इसी बेस पे कर रहे होते हैं कि कोई मेंटल डिसऑर्डर, सपोज़ किसी टाइम में वो डिप्रेशन में रहा हो या वो मेंटली सिक हो गया हो या फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता रहा हो कुछ टाइम पीरियड्स के लिए, तो उससे ऐसी हिस्ट्री जो है वो अगर मेंशन की जाए तो इसका मतलब ये होता है, समझा जाता है कि शायद ये पैनिक अटैक्स की वजह से या ज़्यादा स्ट्रेस को ये हैंडल नहीं कर पाता, तो इन फ्यूचर भी हो सकता है इसको कुछ ऐसा इशू हो जाए। तो इसलिए बेटर नॉट टू कंसीडर दिस पर्सन एलिजिबल फॉर दिस जॉब, उसको फिर साइड पे कर दिया जाता है। और इसी तरीके से अगर किसी को कोई डिज़ीज़ रही हो, कैंसर या एड्स हो गया हो या कोई भी जो कि ट्रांसमिटेबल डिज़ीज़ हो, उसकी अगर हिस्ट्री जॉब एप्लीकेशंस में ऐसी चीज़ें पूछी जा रही होती हैं या इंटरव्यू में पूछ ली जाती हैं, इस नीयत से कि अगर ऐसी कोई डिज़ीज़ उसको रही हो, तो हो सकता है कि दोबारा से डिज़ीज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाए। टीबी हो सकती है, जैसे वो भी खांसी से फैल सकती है। इवन जो वॉशरूम वो बंदा यूज़ करता है, अगर प्रॉपर तरीके से वो उसको डिस्पोज़ ऑफ नहीं करता, तो जो दूसरा बंदा जाएगा, टीबी ऐसी चीज़ है जो यूरिन से फैलती है, जो कि सलाइवा से फैलती है, थूक से और यूरिन से। तो इन चीज़ों से आप कितना किसी को महफूज़ रख सकेंगे? तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि बाकी लोग भी टीबी का शिकार हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन बेहतर समझती है कि ऐसे इंडिविजुअल को जिसकी ऐसी हिस्ट्री रही हो, उसको हायर ही ना किया जाए। तो ये भी डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन में आ जाता है। फिर अगर किसी को काम करते हुए ऐसी कोई डिज़ीज़ आती है, तो उसको फिर वो टाइमली अर्ली रिटायरमेंट देते हुए उसको अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन से निकाल देते हैं, ताकि उसकी वजह से जो बाकी काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर असर ना पड़े और ऑर्गेनाइज़ेशन का सिस्टम ख़राब ना हो। फिर एक और तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज़ नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक किसी एक इंडिविजुअल को अनफेवरेबली इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर रही होती है बिकॉज़ दे आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई गोरों की कंपनी में कोई नेग्रो, कोई हबशी अगर काम कर रहा हो, तो वो उसको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे होंगे। या हमारे यहाँ उसको ख़ैर मैं रिलीजन में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में डिस्कस करूँगी। नेशनैलिटी की बेस पे आप किसी एम्प्लॉयी को ऐसा टास्क दे दो कि जो आपको उसके लिए सूटेबल लगता हो, या मैनेजेरियल लेवल पे अगर गोरों में एक नेग्रो को बॉस बना दिया जाए गोरों के ऊपर, तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं।